केवीएस एनवीएस 2025-26 का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स, और आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आपका टीयर 1 होने वाला है, और टीयर 1 को प्रीलिम्स की तरह कंसीडर किया जाएगा, जो सारे ही पोस्ट के लिए कॉमन है। अब फ्रेंड्स, सभी बच्चे जो केवीएस एनवीएस के इस नोटिफिकेशन के अंदर में एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए सेशन है। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर में आप लोगों का जो एक जो प्रीलिम्स का, या आप कह सकते हैं टीयर 1 का जो पैटर्न है, उसको पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर में हम लोग जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारा का सारा मैं आपको करवाने वाला हूँ। और एक और चीज, हाँ, आप लोगों को याद रखना है कि अगर आज हम लोग जो है 1000+ लाइव हो जाते हैं, तो मैं डेली आप लोगों को ये क्लास करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप सभी लोगों ने जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कोट आप लोग सभी लोगों के लिए, एवरी मिनट यू स्टडी, ठीक है, एवरी मिनट यू स्टडी नाउ इज अ स्टेप क्लोजर टू अ लाइफ यू वंस ड्रीम ऑफ। हर एक मिनट जो आप स्टडी कर रहे हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का पूरा सेशन अच्छे से देख लो। आज आपकी शुभ शुरुआत होने वाली है। आज आपकी एक ऐसी शुरुआत होने वाली है जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है, आपके परिवार की जिंदगी चेंज कर सकती है, आपके लव्ड वंस की जिंदगी चेंज कर सकती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने जो है क्या करना है फ्रेंड्स, जल्दी से, ठीक है, पूरा का पूरा सेशन के लिए अच्छे से बैठ जाइए, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए आप लोग। नाउ पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, सेशन को लाइक कर दिया होगा, हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में जीएस का रहेगा, तो जीएस के क्वेश्चंस के लिए तैयार है आप सभी? ठीक है, और हाँ, एक टेस्ट भी है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसको टेस्ट मिलने वाली है, इसी के ऊपर में बेस्ड, इसी का जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं उसी के ऊपर में सिमिलर क्वेश्चन आपके रहेंगे, लेकिन नंबर चेंज रहेंगे या डेटा चेंज रहेगा, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग फ्रेंड्स, यहां पर में बोला गया है कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से साल में डाला गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कौन से संविधान संशोधन के जरिए। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए आप लोग आने वाली एग्जाम के अंदर में आप लोगों के। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर लगाते रहेंगे, और बताना भी आप लोगों ने कितना स्कोर आपका आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में कब डाला गया था, पहले एजुकेशन जो है हमारे स्टेट लिस्ट में, मतलब राज्य सरकार का मामला था, राज्य सरकार उसमें कानून बना सकती थी। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ये होता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था स्टेट लिस्ट से निकालकर 1976 में। ठीक है, उस समय में सरकार किसकी थी, कौन प्रधानमंत्री थे, ये बताएंगे। और ये संविधान संशोधन था 42वें नंबर का, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके जरिए एजुकेशन को, फॉरेस्ट को, ठीक है, क्या किया गया था, स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में डाल दिया गया था 1976 के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है, इसका मतलब होता है समवर्ती सूची का, कि हमारे देश में, ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, मिलकर कानून बना सकती है उसके ऊपर में। ये कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। लिखो जल्दी से कमेंट के अंदर में, कॉन्करेंट लिस्ट का या समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहां से लिया है हमने। कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में सबसे लंबा दिन कौन से वाले ग्रह का होता है। स्पीड में हम लोग चलेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये पूरा सेशन देखिए आप लोग, 1000 का टारगेट है हमारा लाइक्स प्लस लाइव का, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। ठीक है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह का सबसे लंबा दिन होता है, पृथ्वी का क्या, नहीं, वीनस, मर्क्यूरी, नेपच्यून। सबसे लंबा दिन जो होता है फ्रेंड्स वो वीनस का होता है, शुक्र ग्रह का। मैं आपको बताता हूं, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये वीनस शुक्र ग्रह है। आप देखिए, सूरज के अराउंड चक्कर लगाने में, सूरज के अराउंड जो है इसको चक्कर लगाने में लगते हैं पृथ्वी के 225 दिन, और खुद का एक चक्कर लगाने में इसको लगते हैं 243 दिन, 243 डेज। मतलब इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा है। वीनस का एक दिन एक साल से भी बड़ा है। सबसे लंबा समय जो अपना खुद का चक्कर लगाने में लग रहा है वो लग रहा है वीनस को, शुक्र ग्रह को। सभी लोग लिख देंगे। आप मुझे बताइए इनमें से रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा आप बताएंगे मुझे कि इन ग्रहों में से कोई एक ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ट्विन, अर्थ ट्विन किसको कहा जाता है ये बताएंगे आप लोग मुझे, कमेंट करते रहिए। ठीक है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। सबसे कम समय किसको लगता है अपना एक चक्कर लगाने में, जुपिटर भैया को। ठीक है, देखो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, फिर भी देखिए कितना स्पीड में जुर्र से घूम जाता है। ठीक है, 9 घंटा 55 मिनट के अंदर में, 9 घंटे 55 मिनट में सबसे स्पीड में एक दिन इसका कंप्लीट हो जाता है। सोचिए इतना बड़ा ग्रह फिर भी इतना स्पीड में गोल घूम जाता है।
ठीक है, सर चकरा जाएंगे अगर आप लोग वहां पर में गए। वैसे तो खड़े रह नहीं सकते क्योंकि गैस और जो है लिक्विड का गोला है वो पूरा का पूरा, उस पर खड़ा तो रहा नहीं जा सकता, लेकिन मान लो किसी तरीके से हो जाते तो फिर तो कितना स्पीड में सर चकरा जाता, गोल गोल घूमते घूमते। चलिए, तो सबसे लंबा दिन वीनस का, सबसे छोटा दिन जो है जुपिटर का। ना, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? देखिए, हमारी पृथ्वी की जो है ना, अगर हम हमारी पृथ्वी का इंटरसेक्शन करें तो सबसे ऊपर की जो परत है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। बीच वाली एक परत है उसको क्या कहा जाता है, और जो है सबसे अंदरूनी जो परत है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे ऊपरी जो परत है जिस पर हम लोग खड़े हैं अभी, ठीक है, वो कहलाती है कोर, ठीक है, या फिर क्रस्ट, या फिर मेंटल, या फिर मैग्मा। बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, जो हमारी सबसे ऊपरी परत है उसको क्रस्ट कहा जाता है। इसी को हिंदी में परपटी भी कहते हो, परपटी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, परपटी भी कहते हैं इसको, क्रस्ट को। तो हम लोग क्रस्ट पर खड़े हैं। ठीक है, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोलता है, सर मैं तो सेकंड फ्लोर के ऊपर में हूं अभी, ठीक है, तो क्या मैं भी क्रस्ट पर हूं? अरे मेरे लाल, बिल्डिंग तुम्हारी क्रस्ट के ऊपर में, तो तुम भी क्रस्ट पे हुए ना, तो मेंटल में जाके थोड़ी ना जमीन के अंदर में धस गए हो। ठीक है, तो ये अंदर वाला जो बीच वाला भाग है हमारा, इसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर में जो है उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, कोर। तो हम किस पर खड़े हैं? क्रस्ट पर खड़े हैं, परपटी के ऊपर में। ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे पूरे पृथ्वी का जो वॉल्यूम है उसका केवल 1% ये क्रस्ट कंज्यूम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, इस पर क्वेश्चन बनेगा आपका केवीएस के अंदर में। मैं बता दूं आपको, आज 1000 प्लस का टारगेट है हमारा। अगर आप सभी लोगों ने मिलकर इसको जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दिया आपने, 1000 लाइक्स और 1000 लाइव, ठीक है, अगर हम हो गए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं रोज क्लास लूंगा आप लोगों के लिए, रोज, डेली। लेकिन हर एक बच्चे ने जहां भी शेयर कर सकता है शेयर करना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी बुद्धिस्ट काउंसिल्स, चारों के चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स आप लोगों को करवाई जाने वाली है। अशोक जो चचा थे, उन्होंने 250 ईसा पूर्व में, ठीक है, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के अंदर में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित करवाई थी। अब देखो, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। थर्ड नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब सारे जो बौद्ध भिक्खु थे बड़े बड़े, ठीक है, वो एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने ज्ञान का आदान प्रदान किया। तो तीसरे नंबर की जो बौद्ध संगति थी, अशोक ने आयोजित करवाई थी पाटलिपुत्र, पटना में। उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अब यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को मैं। ये आपको पूरा का पूरा दे दिया गया है यहां पर मैं आपको, आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में, ठीक है, ये स्लाइड मिल भी जाएंगी, और केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा उसके ऊपर में भी मिल जाएंगी आपको। पहली बुद्ध परिषद राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु ने आयोजित करवाया था, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। दूसरी वाली बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी, काल अशोका ने करवाया था, सर्वकामी या सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरी वाली बौद्ध परिषद अशोक ने आयोजित करवाई थी पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा। कोई ना कोई होना चाहिए ना अध्यक्ष के रूप में, जो सबको मैनेज करे, मेंटेन करे, लीडर बनकर वहां पर में सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाए। और चौथी बौद्ध परिषद हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन में, कनिष्क ने आयोजित करवाया था, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगा मैं। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग करेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन का, और हर बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग बहुत तेजी से आंसर कर रहे हो इसका। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, महाकश्यप, ठीक है, या फिर मोगलीपुत्र तिस्सा। तो मोगलीपुत्र तिस्सा इसका आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है 5वें नंबर का क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए। ठीक है, चलिए उस नदी का नाम बताइए आप सभी के सभी लोग, जो केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग नाम की जो जगह है, रुद्रप्रयाग, ये केदारनाथ है, ये रुद्रप्रयाग है, उनके बीच में बहती है। ये नदी का नाम क्या है? ठीक है, तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है मंदाकिनी। देखो यहां पर मैं बताता हूं आपको। देखो, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ से, और ये इस तरीके से देवप्रयाग तक जाती है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और रुद्रप्रयाग तक जाती है। तो केदारनाथ से निकलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने तक ये जो नदी है इसका नाम रहता है मंदाकिनी। ये याद रखना है आप लोगों ने। रुद्रप्रयाग में मुझे बताइए आप सभी के सभी, कौन से दो नदियों का संगम आपको देखने के लिए मिल रहा है? कौन से दो नदियां हैं जिनका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? चलो अब यही के यही बता दो, देखते हैं कितना आपका अटेंशन लेवल है। केदारनाथ से निकली, ठीक है, रुद्रप्रयाग तक गई मंदाकिनी, अलकनंदा नदी आ रही है और भी बहुत सारी नदियों का पानी लेते हुए, मंदाकिनी को भी अपने अंदर में सोख लेती है अलकनंदा नदी, और फिर आगे बढ़ती है।
ठीक है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग पे। ऐसे आप लोगों को लिखना था, जितने भी बच्चों ने लिख पाए हैं बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 6वें नंबर का क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर में स्थित है, जल्दी बताना है आप लोगों ने। ग्रेट बैरियर रीफ 1000 का टारगेट है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को याद रखना है। 1000 लाइक्स और 1000 लाइव रोज क्लास आप लोगों के लिए लूंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्वत श्रृंखला है। ये कोरल रीफ से बनी है, मतलब जो पॉलिप्स होते हैं कोरल, ठीक है, प्रवाल भित्ति, उनसे बनी है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के यहां पर में पूर्वी किनारे पर, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक पहाड़ों की श्रृंखला दिखती है बड़ी सी। ये कोरल रीफ, जो समुद्री छोटे छोटे से जीव होते हैं, उनके ऊपर में एक के ऊपर एक लाखों करोड़ों साल तक उनकी अस्थियां जमा होती रहती है कोरल रीफ की, और ऐसा पहाड़ टाइप का बन जाता है पूरा। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ या ग्रेट कोरल रीफ भी इसको बोला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में भी कौन से वाले महासागर में लोकेटेड है, तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे में प्रशांत महासागर में लोकेटेड है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे में प्रशांत महासागर के ऊपर में। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि केवीएस और एनवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जितने भी बच्चे, अगर टीयर 1 के आप चाहते हो कि 5 लाख प्लस क्वेश्चन, जो जिसमें से 1 लाख क्वेश्चन कल रात में ही ऐड कर दिए हम लोगों ने, ठीक है, तो वो आप सभी लोगों को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। आप सभी चाहे तो टीयर 1 के लिए जितने भी बच्चे, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या कोई और एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, केवीएस एनवीएस की, ठीक है, नॉन टीचिंग एग्जाम की, तो आप लोग जुड़ सकते हो। 2499 का कोर्स है। आज आप में से जो भी पहले 1000 स्टूडेंट रात 12 बजे से पहले पहले केवीएस 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे, उनको केवल 1499 में मिल जाएगा। अगर आप टीयर 1 प्लस टीयर 2 का लेना चाहते हो विथ इंटरव्यू गाइडेंस, ठीक है, पीआरटी का कोर्स, तो 2799 वाला कोर्स 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा आज रात तक आप लोगों का, पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए 1799 में मिलेगा आपको। टीयर 1 प्लस टीयर 2 इंटरव्यू के साथ में टीजीटी का कोई कोर्स लेना चाहते हो तो 3000 के बदले में केवल 2000 रुपए में मिल जाएगा, 1000 रुपए माइनस हो जाएंगे आपके आज। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे कोर्सेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपकी डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी हो रही है यहाँ पर, में सब्जेक्टिव टेस्ट की भी अभी से आपकी तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगी, जो भी टीयर 2 का कोर्स अभी से ले रहा है उनके इनके लिए। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझे इसका आंसर करके बताएं। नदियों में से, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा, मतलब कि इक्वेटर को 2 बार काटती है? ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच का जो इक्वेटर है इसको 2 बार काटती है वो नदी, 2 बार। तो उस नदी का नाम क्या है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। और जितने भी बच्चे यहाँ पर में नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट के अंदर में आंसर करते रहिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। 600 के करीब हम पहुंच चुके हैं, 400 की जरूरत है। तो आंसर देखिए क्या होगा, मैं आप लोगों को पहले मैप दिखाता हूं। ये है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के बीच, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों जाती है। तो ऐसा एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं जाती हो, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, अफ्रीका है। अफ्रीका में एक नदी है जिसको आप लोग जो है कॉन्गो नदी के नाम से जानते हो, कॉन्गो नदी। तो कॉन्गो नदी जो है फ्रेंड्स, ये क्या करती है, इक्वेटर को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है जल्दी से लिखेंगे आप लोग, कॉन्गो नदी। ठीक है, एक और चीज है आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूं, यहां पर मैं आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए जनाब। ठीक है, ये है आपका मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है लिम्पोपो। लिख के बताओ जल्दी से, लिम्पोपो। ठीक है, कॉन्गो नदी 2 बार काटती है इक्वेटर को, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है मकर रेखा को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिम्पोपो पूछा जा सकता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आध क्वेश्चन टेस्ट, आज की टेस्ट आप लोगों को टेस्ट मिलने वाली है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। ठीक है, जो भी कोर्सेस है उसके अंदर में जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे ऊपर में मिल जाएगा, सारे जो पेड स्टूडेंट है उनको भी मिल जाएगा, और जिन लोगों ने जो लोग लेने वाले हैं बाद में वो लोग भी जाकर एक बार टेस्ट दे सकते हैं, ऊपर में आपको मिल जाएगा टेस्ट। लिम्पोपो रिवर। अब यहां पर में आइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अब कॉन्गो तो दिया नहीं है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कॉन्गो नदी को ही जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर में एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, एग्जाम का क्वेश्चन, कॉन्गो नदी का दूसरा नाम क्या है? चलो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब आप लोग आंसर कमेंट में करोगे इसका,
ठीक है, ऐसा समझ के चलिए जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ऐसा समझिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कॉन्गो नदी को और किस नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना था आप लोगों ने। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्गो रिवर को ही जायरे नदी के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर में, संयुक्त राष्ट्र की। ओके, 24 अक्टूबर 1945 में। इस यूनाइटेड नेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है आप लोगों का जनरल असेंबली, मतलब जितने भी उसके देश है, ठीक है, जितने भी उसके देश होते हैं ना यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज, वो इसके सदस्य होते हैं। इनकी हर साल एक मीटिंग होती है, और हर साल जब मीटिंग होगी तो कोई ना कोई चाहिए होगा ऐसा पर्सन जो इन सबको कंट्रोल करे। हर साल कोई ना कोई एक अध्यक्ष बनता है इसका, जो इनको संभालता है पूरा का पूरा सारी चीजों को। तो पहली बार कोई एक महिला जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता की थी, वो हमारे भारत की थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ये याद रखना आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो 1953 के अंदर में विजय लक्ष्मी पंडित हमारे भारत की एक महिला, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी थी। अब तक 8 महिलाएं हो चुकी है, 8वीं अभी बनी थी, ठीक है, फ्रांस की, और इनको मिलाकर जो है फ्रेंड्स ये क्या हो गए हैं, ठीक है, इनको मिला के 8, तो ये पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन से साल बनी थी, 1953 में। ओके, अब एक और क्वेश्चन, महाराजा जय सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, कई सारे शहरों में, ठीक है, जंतर मंतर बनाया था, बट कौन सा शहर था जहां पर में उन्होंने जंतर मंतर नहीं बनाया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जंतर मंतर जहां पर में नहीं बनाया था। क्या बात है, हम लोग केवल 300 के करीब बच्चे दूर है हम लोग यहाँ पर में 1000 के टारगेट से हमारे। तो सेशन को लाइक और जो है शेयर जरूर करते रहिए आप लोग, दोनों टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं। ओके, तो महाराजा जय सिंह ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो उन्होंने जो है फ्रेंड, देखिए कौन कौन से शहर में करवाया है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। नई दिल्ली में उन्होंने करवाया है, दिल्ली में आप जाओगे तो जंतर मंतर आपको दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, जंतर मंतर। जयपुर में जंतर मंतर आपको मिलेगा, उज्जैन में है, मथुरा में है, वाराणसी के अंदर में है। अब आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से। अब आप बताइए कौन सा वाला नहीं है, जल्दी से बताइए आप लोग, अब कहां पर में नहीं है ये बताना है आप लोगों ने। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, भोपाल में नहीं है। ठीक है, जयपुर में है, मथुरा में है, नई दिल्ली में है, वाराणसी में है, भोपाल के अंदर में नहीं है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो एक बार पांचों लिख दो जल्दी से, कहां कहां पर में है। महाराजा जय सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने क्या किया, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ये खगोलीय वेधशालाएं थी, ठीक है, अलग अलग जगहों पे उन्होंने बनवाई थी इसको, नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। ठीक है, भोपाल के अंदर में नहीं है। सारे जो 5 है वो लिख दो आप लोग, ताकि आपको याद रहे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, कौन जो है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है? अब बात आती है कि भाई कौन होता है वो, क्या वो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के अंदर में आ सकता है क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, दही का निर्माण करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, दही में बदल देता है। जैसे ही दूध के अंदर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पनपते हैं, वैसे ही वो क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे दूध जो है दही बन जाता है। तो वो बैक्टीरिया होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बैक्टीरिया। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरियम जिम्मेदार होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लिख देंगे आप लोग ताकि याद हो जाए आप लोगों को, हमें लिख दीजिए, कमेंट के अंदर में भी लिख दीजिए ताकि याद हो जाए आप लोगों को, लैक्टोबैसिलस उसका नाम है। ठीक है, केवल 13 लाइक्स दूर है हम लोग 500 लाइक्स से। तो जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो वायरस जो होते हैं नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट है आप लोगों के, ठीक है, जैसे कोविड वगैरह फ्लू है, ये बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, फंगी जो है वो यीस्ट, मोल्ड, इसके ऊपर में बनते हैं। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज बनाते हैं आप लोगों के लिए, डिजीज कर सकते हैं आपको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चीजें आपको बता रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, और आप लोग मुझे बताएंगे कि एवरेज एवरेज जो है मोटाई कितनी है ओजोन की, एवरेज मोटाई। ठीक है,
अब देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा का पूरा। हमारे पृथ्वी के, ठीक है, अंदर में जो सेकंड नंबर की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसमें एक पतली सी परत पाई जाती है ओजोन की। ठीक है, ओजोन को मापा जाता है डॉप्सन यूनिट के अंदर में। एक, ठीक है, 100 डॉप्सन यूनिट का मतलब होता है 100 डीयू का मतलब होता है 1 mm, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 100 डॉप्सन यूनिट का मतलब होता है 1 मिलीमीटर। तो 300 डॉप्सन यूनिट का मतलब कितना एमएम होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग, मैथ्स का भी हो गया आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर में। 300 डॉप्सन यूनिट मतलब कितना एमएम, जल्दी से। ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पर मैं, अभी इसका इसके ऊपर में भी क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 300 डॉप्सन यूनिट जो है फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं कि मैक्सिमम जगहों पे, क्योंकि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, तो ये एवरेज मोटाई है। ठीक है, ओजोन के परत की एवरेज मोटाई। ठीक है, तो डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है ओजोन की परत को। हमारे पृथ्वी को हानिकारक यूवी रेस से बचाने वाली जो परत है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ओजोन की परत है, ये स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के अंदर में पाई जाती है। 100 डॉप्सन यूनिट मतलब 1 mm, 300 डॉप्सन यूनिट मतलब 3 mm। ठीक है, इतनी पतली ये लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर मैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को पूछना चाहूंगा, ओजोन डे कब मनाते हैं हम लोग? चलिए, ओजोन डे, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता, जल्दी बताइए। ओजोन को बचाने के लिए, ओजोन की परत को क्योंकि ओजोन की लेयर आप लोग खराब कर रहे हो, ओजोन की परत को बचाने के लिए जो ओजोन डे मनाया जाता है, कौन से तारीख को मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करीब 5 लाख क्वेश्चन जो है टीचिंग परीक्षा प्रोवाइड करने वाला है। और जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि 1 लाख क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को कल रात में। ठीक है, कंप्यूटर के भी सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। टीयर 1 जो कॉमन है, आप उसके अंदर में जुड़ सकते हो। ठीक है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 इंटरव्यू गाइडेंस के अंदर में। ठीक है, केवीएस 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग, आपको जो है बहुत ही कम दाम के अंदर में सारी चीजें मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, बताइए जल्दी। 16 सितंबर, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे, ठीक है, तो 16 सितंबर, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर करते जाएंगे आप लोग। कौन सा विटामिन जो है फैट में सॉल्यूबल है? फैट में, देखो कुछ होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, कुछ होते हैं फैट सॉल्यूबल। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक जो है छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, कीड़ा। कीड़ा जो है, कीड़ा जो है ये फैट में धस गया है, फैट में फंस गया है, ऐसा याद रख लो। कीड़ा जो है वो फैट में आपका फंस गया है। तो KEDA, ठीक है, ये क्या है आप लोगों के जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं, फैट सॉल्यूबल है। ठीक है, तो विटामिन KEDA, ठीक है, विटामिन के। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मैं के दिया नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल। कितने लोगों का सही हुआ है? अच्छा मुझे आप बताओ कि वाटर सॉल्यूबल कौन कौन से है विटामिन, ठीक है, जो बच गए हैं वाटर सॉल्यूबल। तो विटामिन बी का जो ग्रुप है पूरा का पूरा, विटामिन बी का ग्रुप और विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में, पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो आई होप अब इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम के अंदर में तो आप लोग आंसर लगा पाओगे। तो दोनों एक काम करिए आप लोग, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल ऐसा लिख दो कमेंट के अंदर में सभी बच्चे। मैं देखूंगा कमेंट में कितने बच्चों ने आंसर लिखा है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर लिखते जाइए, चैट में भी आंसर लिखते जाइए आप लोग, कौन कौन से फैट में सॉल्यूबल है, कौन से वाटर सॉल्यूबल है, क्योंकि एग्जाम के अंदर में प्रेशर होता है, कई बार आप लोग गलती करके आ जाते हो। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जस्ट अ सेकेंड। और जितने भी बच्चे जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ के अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं हर एक संभव क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है वो आपके लिए बना देंगे यहाँ पर में। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, और हर बच्चा आंसर करेगा इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी। ठीक है, पूरा अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विधिक सेवा, लीगल सर्विसेज डे, नेशनल लीगल सर्विसेज डे, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, इस बार मतलब इसकी थीम है एक्सेस फॉर जस्टिस फॉर ऑल, मतलब सभी को जो है वो न्याय मिले, सबके लिए न्याय तक पहुंच हो। ओके, तो ये हमारे भारत के अंदर में हर साल लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए 9 नवंबर को मनाया जाता है, 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर को हर साल हमारे भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं, ताकि हर किसी के बीच में जो कानूनी सहायता है उसके प्रति पहुंच को बढ़ाया जा सके। ठीक है, सबको अवेयर किया जा सके। ठीक है, तो 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। और ये क्वेश्चन जितना रिवाइज करोगे उतना बार याद होता जाएगा आप लोगों को। ठीक है, रिवाइज करिए, याद होता जाएगा आप सभी को।
ओके 1987 जो है फ्रेंड्स, इस दिन हम लोगों ने लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पास किया था 1987 में, इसी दिन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पास किया था, तो इसी वजह से हम इस दिन मनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने शायद आंसर देखा ना हो इसका। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते फिर आप आगे आते हैं। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर। ठीक है, इसका आंसर करिए। मित्र शक्ति नामक जो युद्ध अभ्यास है कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? युद्ध अभ्यास 750 ज्यादा बच्चे जुड़ गए, 250 दूर है हम लोग केवल 1000 से। आप सोचिए कि 1000 बच्चे अगर कंटिन्यूअस रहते लास्ट तक, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं रोज क्लास लूंगा आप लोगों की, लाइक प्लस लाइव दोनों रहना है आप लोगों ने, तो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको शेयर करते रहेगा। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, मित्र शक्ति कौन से दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई है? तो मित्र शक्ति नामक ये जो है 11वां एडिशन था। ठीक है, इस बार का। ठीक है, नवंबर के अंदर में ये एक्सरसाइज होनी है आपकी, और ये बेलागावी नाम की जो जगह है कर्नाटक में, वहां पर में ये एक्सरसाइज होंगी। भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। ओके, मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं सारी की सारी जो युद्ध अभ्यास है 2025 के, ठीक है, कहाँ हुए और जो है किसके किसके बीच में हुई, इसकी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे, और केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी। तो मित्र शक्ति कहां पर में हुई है ये याद रखना है आप लोग। देखो मैं जो चीज बता रहा हूं उसको याद रखो। ये 11th नंबर का एडिशन था, 11वें नंबर का एडिशन, मतलब 11वें नंबर की ये युद्ध अभ्यास था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कहां पर में हो रहा है ये? ठीक है, तो ये नवंबर 2025 के अंदर में, नवंबर 2025 के अंदर में बेलागावी नाम की जो जगह है, बेलगावी या बेलगाम भी बोला जाता था इसको पहले, बेलागावी नाम की जगह है कर्नाटका में, कर्नाटका। इसको लिख लेंगे आप लोग, सभी लोग लिखो इसको जल्दी से कमेंट के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 11वें नंबर का एडिशन बेलागावी कर्नाटक के अंदर में, भारत और श्रीलंका के बीच में। ओके, चलिए ये 14 नंबर का क्वेश्चन था। 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं मैं। ठीक है, और संडे के दिन कितने लोग रेडी है? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं लास्ट जो है 100 डेज का पूरा करंट अफेयर अगर आप लोगों को करवा दूं, ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? अगर मैक्सिमम लोग रेडी होंगे तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, सेकंड नंबर की वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट, ठीक है, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, कौन से कंट्री ने होस्ट किया है? इंपॉर्टेंट है, अभी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसीलिए बता रहा हूं आप लोगों को। जो जिस तरीके से मैंने देखा है ना केवीएस के एग्जाम के अंदर में, या सीबीएसई का जो पैटर्न है पूछने का, बताइए। अभी अभी हुई है, जस्ट थोड़े दिन पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोहा में हुई है ये, आप ये याद रखना है आप लोगों ने। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है। तो कतर की राजधानी कभी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्या है? कतर है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है, दोहा। अच्छा चलो, भारत की राजधानी क्या है जल्दी मुझे बताओ। यूएई की राजधानी भी आप लोग बताएंगे मुझे, सभी लोग। कई बार होता है ना, मैं देखता हूं कि बच्चे यूएई की राजधानी नहीं बता पाते। यूएई बताइए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और सऊदी अरेबिया की भी राजधानी बताइए आप लोग, कोशिश तो करो। ठीक है, मैं देख रहा हूं यहां पर मैं कितने बच्चे सही से आंसर कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आंसर कोशिश कर रहे हैं। न्यू दिल्ली है भारत की राजधानी, दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली है। ठीक है, यूएई की कई बच्चे बोल रहे हैं दुबई है। ठीक है, अब मुझे लगा ही था कि कई सारे बच्चे दुबई आंसर लगाएंगे। देखिए, भारत की, ठीक है, दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली, ये याद रखना है आप लोगों ने, न्यू दिल्ली है। यूएई की है अबू धाबी, अबू धाबी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, रियाद। प्लीज लिख लेंगे कमेंट में, जैसे जैसे भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाता चलूंगा। ओके, तो 800 पार हो चुके हम लोग, 1000 पार करना है। आप सभी को लाइव रहना है आखिरी तक, और सभी बच्चे शेयर भी करते रहेंगे। 1000 का टारगेट है हमारा, 1000 पार करना है हम सभी लोगों ने। ठीक है ना। हाल ही में रामसर स्थल घोषित गोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इस बार केवीएस मतलब टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, केवीएस प्लस एनवीएस मतलब टीचिंग परीक्षा, पूरी जान लगा दी है कल रात से भी। ठीक है, और आगे भी पूरी लगाते रहेंगे इसके अंदर में।
नाउ हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया गोगाबिल झील को, तो आप लोगों को बताना है कि गोगाबिल झील कहां पर में लोकेटेड है। तो गोगाबिल झील जो है आप लोगों को बिहार के अंदर में मिलेंगी। बिहार में भी कौन से जिले के अंदर में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बिहार के कौन से जिले में है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, कटिहार जिले के अंदर में, ठीक है। ये आप लोग प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अब तक सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो कहां पर में, कौन से राज्य में है? अब तक की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, रामसर साइट्स, ठीक है, वो आपको कहां पर में मिलेंगी, तमिलनाडु में। कितनी है, तमिलनाडु में 20 है टोटल। प्लीज इसको याद रखिएगा, आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए 20, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है और कौन सी टीम को हराकर जीता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये भी बताएंगे आप सभी। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप जो है 2025 का, ठीक है, इंडिया ने जीता है। और कौन सी टीम को हराया है, रनर अप कौन था टीम, ठीक है, तो रनर अप था साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की टीम रनर अप, मतलब कि इनको हराया है। और ये जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को प्लीज इसको याद रखना, 52 रन से हराया था। और ये हुआ कहा था, तो ये डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, ठीक है, नवी मुंबई के अंदर में, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी या डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसको बोला जाता है, मुंबई के अंदर में ये आयोजित हुआ था, नवी मुंबई में, नवी मुंबई में। तो कहां आयोजित हुआ था ये फाइनल, नवी मुंबई के अंदर में, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है ये जीती है, तो प्लीज इसको याद रख लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में, ये एक चित्र है, भारतीय टीम, क्रिकेट टीम ने, महिलाओं ने, कितनी महिलाएं, आप लोगों में से कितनी महिलाएं हैं, हाथ ऊपर करके बता दो एक बार, कितनी महिलाएं हैं आप लोगों में से। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं बोला है हमने, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोला है, कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की आप बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वो कब मनाया जाता है ये भी बता देंगे, टीचर्स डे। यहां पर मैं एजुकेशन डे की बात हो रही है, और एजुकेशन डे मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये भी मुझे बता देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, हमारे आजाद भारत के, ठीक है, आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका जन्मदिन होता है 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और मैं आपको बता दूं, इस बार इनकी 137वीं 137th बर्थडे इनका मनाया गया, ठीक है, 137वां जन्मदिन, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, राष्ट्रीय शिक्षा एजुकेशन डे 11 नवंबर। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को, ठीक है, टीचर्स डे 5 सितंबर। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं, अशोक स्तंभ में कौन सा जानवर शामिल नहीं है, जल्दी बताइए, अशोक स्तंभ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशोक स्तंभ। देखिए अशोक स्तंभ में जो है 4 दिशाओं में देखते हुए जानवर है, ठीक है। स्वदेश मूवी देखी है कि किसी ने आप लोगों में से, स्वदेश, उसके अंदर में भी इसका उल्लेख आया था, ठीक है, ऐसे एक उसमें सीन में। तो अशोक स्तंभ में लायन नॉर्थ के तरफ में है, ठीक है, साउथ में एलिफेंट है, एलिफेंट, ठीक है, हॉर्स इन द वेस्ट, और ऑक्स, ठीक है, या फिर जो बुल जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, बुल या बैल, ठीक है, ये आपका ईस्ट के अंदर में। तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, बुल, कई जगह पे इसको ऑक्स भी लिखते हैं। तो आंसर है आप लोगों का यहाँ पर में कौन सा वाला जो है इसके अंदर में शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो राइनोसोरस जो है इसके अंदर में शामिल नहीं है।
गेंडा। आंसर लगा दिया आप लोगों ने सभी ने, चलिए बहुत बढ़िया। ना आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे 20वें नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। इसके बाद में हम लोग जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आप लोग बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। और मैं आप लोगों से चाहूंगा जितने बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को। और अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो, नीचे में नंबर चल रहा है। ठीक है, आज आप लोगों के लिए स्पेशल 1000 रुपीज ऑफ है आप सभी लोगों के लिए। नाउ निम्नलिखित में से कौन अपने कर्तव्यों का पालन करते समय भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित रहने का अधिकार रखता है? मतलब वो कोई भी न्यायालय में जा सकता है, अगर उसकी इच्छा हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, कोई भी, ठीक है, भारत के कोई भी हाई कोर्ट में जा सकता है, उसकी निचली अदालतें है उसमें भी जा सकता है, उसमें कोई भी भारत के किसी भी कोर्ट में ऑडियंस होने का अधिकार है उसको। इवन उसको भारत के संसद के अंदर में जाकर बैठने का और सुनने का अधिकार है। ठीक है, सुनने का, बोलने का भी, वोटिंग का अधिकार नहीं होता बस। तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, इनका आर्टिकल क्या है ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 76। प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक प्रबल संभावना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76, ये यूपी टेट के अंदर में भी क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ठीक है, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है और भारत में किसी भी न्यायालय में जाकर बैठ सकते हैं। पश्चिम बंगाल पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि संसद में जाकर बैठने का और बोलने का अधिकार किसके पास में है, तो अटॉर्नी जनरल के पास में। हाँ, वोट नहीं दे सकते वो, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, चलिए, तो 20 में से 20 कितने लोगों के आए हैं बताइएगा। अब हम लोग कंप्यूटर की तरफ में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के लिए तैयार हो आप सभी के सभी लोग? ठीक है, एक मजेदार तरीके से हम लोग जो है फ्रेंड्स एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, और 1000 लाइक्स के हम लोग पास में, और 1000 लाइव के पास में पहुंचते जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने लाइव यहाँ पर में बने रहना है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पर में, ये वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम के अंदर में आया था। ठीक है, 2017 में। व्हाट विल बी द सेल एड्रेस इन एक्सेल इफ कॉलम नेम इज जी एंड रो नेम इज 5? ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि किस तरीके से ये दिखता है। आपको समझा के भी करूंगा मैं, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, समझाऊंगा भी आप लोगों को। तो एक्सेल जो है, एमएस ऑफिस, इनमें से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। देखिए, अगर कोई एक सेल है, ये वाली एक सेल है मान लो, ठीक है, इसका कॉलम है बी, ओके, और रो नंबर है 2, तो इसका नाम क्या आया यहां पर? मैं आप देख के बताओ मुझे, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या हुआ। अगर कॉलम नंबर जो है उसका हुआ बी और रो नंबर 2 हुआ, तो इसका नाम बन गया B2, मतलब कि पहले कॉलम आता है फिर रो आती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब सेम लॉजिक हम लगाते हैं यहां पर में जी में। कॉलम नंबर जी है, ठीक है, और रो नंबर 5 है। तो बताइए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां क्या लिख कर आएगा? यहां पर में पहले कॉलम का नाम आएगा जी, और फिर बाद में रो का नाम आएगा 5, तो G5। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। हर एक बच्चे का आंसर कमेंट के अंदर में आ जाना चाहिए। एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4, G5। वाइस प्रिंसिपल का, केवीएस वाइस प्रिंसिपल का क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए एक काम करते, प्रिंसिपल वाला भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोगों का इसमें आ रहा है, ये सभी में कॉमन क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, कॉमन क्वेश्चन है। और ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आपके टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। पेड कोर्स में 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द सेल एड्रेस इन एक्सेल इफ कॉलम नेम इज डी एंड नंबर इज 3? चलो बताओ, डी अगर कॉलम का नाम है और रो संख्या 3 है, तो एक्सेल में सेल का एड्रेस क्या रहेगा? चलिए कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से आप सभी। तो अब तो आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का भाई, और प्रिंसिपल लेवल का है ये तो क्वेश्चन। तो ठीक है, D3। अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों ने आंसर किया था, हाथ ऊपर करके बता दो सच्ची सच्ची से। ठीक है, कितने लोगों ने सही आंसर किया था, हाथ ऊपर करके बताएंगे मुझे। ठीक है, तो D3। और आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये लड्डू फूट रहा होगा, ठीक है, शिनचैन टाइप का, ये वाला, कि सर प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक ना एक दिन जाकर मुझे भी प्रिंसिपल बनना है ना? आप लोगों की इच्छा तो होगी कभी ना कभी जाकर आप भी प्रिंसिपल बनो। चलिए गुड। तो ये आप लोगों ने एक चीज जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में एक क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम के अंदर में, ऐसे डिवाइसेस, ठीक है, कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर में इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर के अंदर में सूचना प्रविष्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम कंप्यूटर के साथ में बातचीत कर सके। तो देखो, ऐसे डिवाइस जिससे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जिससे इंफॉर्मेशन बाहर निकल रही होती है उनको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस।
अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे। आप मुझे बताइए, ये मेरा माइक है, ठीक है, ये माइक है, इससे मैं जो बोल रहा हूं उससे इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर में जा रही है। तो ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ या आउटपुट डिवाइस हुआ? जल्दी बताओ मुझे, ये कौन सा डिवाइस हुआ? ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, थैंक यू वेरी मच आराधना यादव जी। इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद में अगर मैं बोलूं कि आपके स्पीकर से आवाज बाहर आ रही है, इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, तो आपका स्पीकर क्या हो गया? स्पीकर या हेडफोन जो भी है आपके पास में, ये क्या हो गया आप लोगों का? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट डिवाइस से इंफॉर्मेशन को प्रविष्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को फीड किया जाता है, इंफॉर्मेशन को एंटर किया जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो गुड। तो ऐसी चीजें जो इंफॉर्मेशन को बाहर लेती है उसको आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, ऐसी चीजें जो इंफॉर्मेशन को अंदर देती है उनको इनपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। कितने लोगों के पास में स्क्रीन टच मोबाइल है? अभी स्क्रीन टच मोबाइल में देख रहे हैं फोन, भाई स्क्रीन टच फोन होगा ना आपके पास में, तो आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन, ओके, वो क्या कर रही है? आप उसमें टच करके इंफॉर्मेशन दे भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर मैं इसको टच करके इंफॉर्मेशन दे भी रहा हूँ और इससे इंफॉर्मेशन मेरे लिए बाहर भी आ रही है। तो ये इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो आपका फोन की जो स्क्रीन है वो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों है, ठीक है। तो ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर के अंदर में इंफॉर्मेशन को फीड करने का काम करते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब यहां पर मैं ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब वो आउटपुट नहीं है तो इनपुट होगा या इनपुट आउटपुट होगा, दोनों आउटपुट नहीं है, मतलब उनमें से कोई चीज आउटपुट नहीं आती। देखो मॉनिटर में से जो है ना, मॉनिटर मतलब स्क्रीन, ये आउटपुट है क्योंकि इसमें से क्या होता है, इंफॉर्मेशन बाहर आ रही होती है। प्रिंटर क्या होगा? आउटपुट होगा क्योंकि इसमें से आउटपुट इंफॉर्मेशन बाहर आ रही होती है, ठीक है। ये तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए 2 और 3, ठीक है। अब दूसरी चीज, 1 और 2 बज गए यहां पर में। देखिए सीडी रोम जो है ना आप लोगों का, सीडी रोम जो है आप लोगों का, इससे इंफॉर्मेशन अंदर भी दी जा सकती है, मतलब आपने सीडी लगाई और इंफॉर्मेशन अंदर फीड की। और दूसरा हो सकता है कि आपने एक ब्लैंक सीडी यहां पर में डाली, उसमें से आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया इसमें, और इसमें इंफॉर्मेशन डाल दी। तो ये एक तरीके से आउटपुट का भी काम करता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। आपने देखा होगा ना, ठीक है, कितने लोगों ने पहले के जमाने में सीडी के अंदर में इंफॉर्मेशन गाने भरा के लाते थे, जाते थे, मतलब पहले इतना इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था, डाउनलोड अपलोड की इतनी स्पीड होती नहीं थी, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो सीडी के अंदर में भरवा के लाते थे आप लोग, ठीक है। शादी की कैसेट्स होती थी इस तरीके की, तो वो ब्लैंक सीडी देते थे, उसके अंदर में फिर वो लोड करके देता था, और आप यही वाली सीडी को फिर लगाते थे, तो ये इनपुट की तरह काम करता था, ठीक है। कई बार आउटपुट की तरह भी काम करता है ना। चलो गुड। तो ये जो है फिर आपका इनपुट आउटपुट दोनों है, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों है ये, ठीक है, इनपुट प्लस आउटपुट। यहां बोला है कि कौन सा आउटपुट है ही नहीं। तो माइक्रोफोन जो होता है ना आप लोगों का, ये आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है। ये माइक्रोफोन है मान लो मेरा, ठीक है, माइक, तो ये इनपुट है, इसमें से बाहर क्या कुछ नहीं आ रहा, इसमें से तो अंदर ही जा रहा है सिर्फ। ओके, तो माइक्रोफोन जो है आपका ये, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। तो जो बच्चे एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए, आप लोगों का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो एआई के साथ में और टेक्निक के साथ में पढ़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है, इवन आप अभी से तैयारी करोगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदे में रहोगे। और एआई आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों का, जो जो आपने गलतियां की है, जो अच्छी चीज की है, उसको स्टोर करके रखेगा और आपको समय समय पर फीडबैक देता रहेगा कि कैसे आपने करना है, ठीक है। और इंटरव्यू गाइडेंस भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज ही टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में आप जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? और ये भी आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। वीजीए केबल आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में हम इस तरीके से जो है एक केबल होता था उसका इस्तेमाल करते थे। कितने लोगों ने अपने जमाने में ये देखा है? आजकल तो बहुत रेयर हो गया है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। जल्दी बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर में वीजीए का फुल फॉर्म जो है ये क्या हो जाएगा? वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एक्चुअली एक ऐसा केबल होता था जो एक सिरा आप जो है आपके सीपीयू से या फिर आपका प्रोजेक्टर वगैरह उससे जोड़ते थे, और एक जोड़ते थे आप स्क्रीन से। इससे केवल वीडियो जा सकता है, ठीक है, वीडियो, केवल वीडियो जा सकता है, इसी वजह से इसका नाम है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके जगह पे आजकल हम लोग HDMI यूज करते हैं।
आप लोगों ने देखा HDMI केबल यूज करते हैं हम लोग, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है HDMI का, ये क्वेश्चन अब बन सकता है। तो क्या आप लोग बताओगे मुझे HDMI का फुल फॉर्म क्या है? HDMI का फुल फॉर्म मैं लिख दूं यहां पर, मैं आप लोग मेरे साथ साथ में लिखोगे, मैं देखूंगा कितने लोगों ने लिखा है। अगर आप लोगों का इंटरेक्शन अच्छे से रहेगा, आप सभी लोग बेहतर तरीके से रिप्लाई करते रहेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से इंटरेक्टिव पढ़ाते भी रहूंगा आप लोगों को। तो हर एक बच्चा, ठीक है, लिखते रहेंगे यहां पर मैं HDMI, पहले VGA का लिख दीजिए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और इसका क्या हो जाएगा आपका HDMI का? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। लिख देता हूं मैं आपके लिए, हाई, ठीक है, डेफिनेशन मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखेंगे आप लोग HDMI का, कभी अगर आ जाए तो एग्जाम के अंदर में अपने याद रखना है HDMI का, ठीक है। चलो, तो वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ में। VGA का फुल फॉर्म, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नाउ अब देखिए यहां पर मैं एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका। कि एक शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस डिलीट, मतलब आपने क्या किया, कीबोर्ड के ऊपर में आपने केवल डिलीट नहीं दबाया, आपने शिफ्ट दबाया और साथ में डिलीट दबाया। तो इससे क्या होगा, कोई फाइल के ऊपर में आपने क्लिक करके शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दिया, तो उससे क्या होगा? देखो, कोई भी चीज को अगर आप सिर्फ डिलीट करते हो ना, तो वो चली जाती है आप लोगों की रिसाइकल बिन में, रिसाइकल, ठीक है, बिन के अंदर में, जिससे आप वापस से उस फाइल को वापस से ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया तो परमानेंटली वो डिलीट हो जाती है। तो ये इससे क्या होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट से कोई फाइल है उसको आपने सेलेक्ट किया और परमानेंटली डिलीट कर दिया विदाउट रिप्लेसिंग देम आइटम इन द रिसाइकल बिन, मतलब उसको रिसाइकल बिन में भेजे बिना। अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, वो वापस नहीं आ सकती फिर। अगर आपने केवल डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में जाएंगी, रिसाइकल बिन में जाकर आप उसको रिट्रैक्ट कर सकते हो, उसको वापस से ले सकते हो, ठीक है। एक तरीके से बेसिकली आपका ये रिसाइकल बिन एक तरीके से आप समझ लीजिए कचरा पेटी है। अगर आपको फिर से लगा कि यार नहीं आपने गलती से कर दिया करके, तो आप वहां जाके वापस ला सकते हो उसको। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया तो फिर आप वापस नहीं ला सकते बिना किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर के, ठीक है। ऐसे कई सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरा परमानेंटली आपने डिलीट कर दिया तब भी आ जाता है, लेकिन नॉर्मली नहीं ला सकते आप इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये इसको याद रखना आप लोगों ने, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। रिसाइकल बिन में भेजे बिना डायरेक्टली उसका परमानेंटली डिलीट हो जाती है वो फाइल, ठीक है। तो सिर्फ डिलीट करोगे तो किस में जाएंगी, रिसाइकल बिन में, और शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो परमानेंटली हो जाएंगी। 0 और 1 बाइनरी के लंबे अनुक्रम वाले कंप्यूटर की मुख्य भाषा को क्या कहा जाता है? जिसमें 0 और 1, 1 0 0 1 1 1 ऐसे जो होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? कौन सा वाला क्या बोलते हैं इसको आप लोग? ठीक है, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, अल्गोरिदम बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी क्यों बोलते हैं इसको? इसमें क्योंकि 2 ही डिजिट्स है इसमें, बाइनरी डिजिट्स, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। वो कैपेसिटर में ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, 0 मतलब ऑफ, ऑन मतलब 1 मतलब ऑन, तो उससे कंप्यूटर समझता है सारी चीजें, ठीक है। इसको मशीन लैंग्वेज बोला जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज या मशीन की लैंग्वेज। मशीन को केवल एक ही भाषा समझ में आती है, 0 1 1 0 की, ठीक है। तो ये एक चीज है। अगर आप चाहते हो डेली क्लासेस हो, तो आप सभी लोग जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप सभी के सभी, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का आपको बताना है मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा देखिए हम लोग यहाँ पर, मैं मैथ्स के क्वेश्चन कुछ कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने की, और उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी फिर आप लोगों को दूंगा मैं इसमें, ठीक है। एक बार प्लीज इसका आंसर बच्चों को दिख रहा है तो एक बार थोड़ा सा, चलिए ओके, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमको यहाँ पर में जगह मिल जाए ताकि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देख सके, ओके। देखिए यहाँ पर में ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्या बोला गया है आप लोगों को? इसमें बोला गया है कि यदि m एक प्राकृतिक संख्या है, m जो है एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग विथ m इज, मतलब उनका उनका आपको क्या करना है यहाँ पर में बताना है कि इनका एवरेज कितना होगा। अब ध्यान से समझिए आप लोग, क्या चीज बोली गई है यहाँ पर में, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर में। कोई एक नंबर है जिसका जो m है, ठीक है, m से
प्रारंभ होने वाली 5 क्रमगत प्राकृतिक संख्या, मतलब उसके बाद वाली और उसके बाद वाली और उसके बाद वाली, ठीक है, तो इसके बाद में कौन सी संख्या आएंगी? अगर ये m है तो इसके बाद में नेचुरल नंबर कौन सा आता है? दूसरा m+1 आएगा, है ना। इसके बाद में दूसरा जो नंबर आएगा, अगर मैं मान लू कि 2 है तो 2 के बाद में इसके आगे का नेचुरल नंबर कौन सा है? 2 + 1 = 3। फिर इस 3 के बाद में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 3 + 1 = 4, है ना। बिल्कुल वैसे ही m+1, ठीक है। फिर यहां पर में हो जाएगा, अब ये m+1+1 लिखने से अच्छा है मैं m+2 लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। मतलब m+1, इसमें और एक बार 1 ऐड करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 1+1+ लिखने से अच्छा है मैं 1+2 लिख दूं। इसमें लिख दूंगा मैं m+3, ठीक है। यहां पर में हो जाएगा आप लोगों का तीसरा नंबर m+3, और 1 2 3 4 और पांचवा नंबर हो जाएगा m+4, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर में इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है आप लोगों ने। आपको पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपको सम करना पड़ता है सारों का और डिवाइडेड बाय नंबर्स, जितने नंबर्स है उसको उससे नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहां पर में, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक कलर चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये m हो गया, ठीक है, इसको प्लस करता हूं, m+1 हो जाएगा यहां पर में। ये दूसरा नंबर हो गया, प्लस m+2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस m+3 हो जाएगा, प्लस m+4, ठीक है। इसको पूरा हम यहां तक ले लेते हैं, और नीचे में 1 2 3 4 5 नंबर है तो नीचे में डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। अब हम कैसे करेंगे, यहां पर में देखिए, प्लस प्लस है, ब्रैकेट खोल दो आप सारे, 1, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, 5m है तो डायरेक्टली मैं इसको 5m लिख सकता हूं, 5m डायरेक्टली, पांचों m को मिलाकर 5m। 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, तो m, ठीक है, 5m, ठीक है, 5m प्लस आप लोगों का यहां पर में हो गया 10। तो आप देख लीजिए कि यहां पर में आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर में डिवाइड बाय 5 भी है, ओके, डिवाइड बाय 5 अभी तक गया नहीं है। तो अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। 5m, 5 को अगर मैं कॉमन निकाल लू, यहां पर मैं इसको 5m प्लस 5 × 2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा 5 आपका, ठीक है। यहां से एक 5 और यहां से एक 5, ये प्लस है ना बीच में, एक कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में 5 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा अब ये, क्योंकि कॉमन हमने निकाल दिया है, तो m+2 हो जाएगा यहाँ, और डिवाइडेड बाय 5। अब हम यहां से 5 को काट सकते हैं, अब काट सकते हैं इसको। डायरेक्टली क्यों नहीं काट सकते थे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अब यहां पर में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, अब हम काट सकते हैं इसको, 5 और 5 को। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, m+2। कितने लोगों ने सही लगाया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, बताइए। क्या मैं इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और आप लोगों को दे दूं? अगर आप चाहो तो इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे सकता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसका इसी से मिलता जुलता एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के आज टेस्ट में डाल देंगे। आज जितने भी बच्चे देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा के किसी भी केवीएस कोर्स में चले जाइएगा, सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आज की, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि इसका आंसर डायरेक्टली आप लोगों को आ जाना चाहिए था, कोई भी बिना किसी लाग लपेट के, मतलब कोई आपको इसके अंदर में था ही नहीं दिक्कत कुछ भी। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, अगर आप 3 सिक्के उछालोगे तो हो सकता है कि तीनों बार आप लोगों का हेड आ जाए। पहले मैं आपको पूरा समझाता हूं, फिर उसके बाद में शॉर्टकट बताता हूं इसका। तीनों बार हो सकता है एच आ जाए, फिर हो सकता है कि पहले 2 बार एच आए फिर टी आ जाए, आप लोगों का हेड हेड और टेल आ सकता है। फिर क्या हो सकता है कि पहले बार हेड आए, दूसरे बार टेल आए, फिर हेड आ जाए, ठीक है। फिर हो सकता है पहली बार टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए और फिर हेड आ जाए। ये एक पॉसिबिलिटी, ये 4 बन गई आप लोगों की। और क्या क्या बन सकती है कि भाई एक बार एच आए और 2 बार टेल आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि एक बार टेल आए, फिर एच आए, हेड आए और फिर टेल आए, ठीक है। फिर हो सकता है कि पहले बार दोनों बार टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। और एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि तीनों बार टेल आ जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज आपकी बनती है। कितनी बनेगी, अगर 3 सिक्के उछाले गए तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कितने तरह से सिक्के आ सकते हैं, बताइए। सबसे पहला मुझे ये बताओ कि 3 सिक्के अगर उछालेंगे आप तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, बस इतना बताओ मुझे, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोग समझिए क्या बोला जा रहा है। 3 सिक्के उछाले गए तो 8 पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई आप लोगों की, 8, ठीक है। अधिकतम 2 बार चित आने की संभावना, मतलब 2 बार हेड आ सकते हैं, अधिकतम, मैक्सिमम 2 बार। तो देखिए यहां पर में 2 बार हेड आया है अधिकतम, यहां पर में भी 2 बार हेड आया है,
यहां पर में भी 2 बार हेड आया अधिकतम, ठीक है, 2 बार हेड आया है। यहां पर में एक ही बार आया है, मतलब मैक्सिमम 2 बार, मतलब देखो मैक्सिमम 2 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 2 का मतलब क्या होता है, 1 0 1 एंड 2, इसका मतलब होता है मैक्सिमम 2। ये समझा क्या? ये बताओ मुझे पहले, 3 लगाने वालों, तुमको जनता कभी माफ नहीं करेंगी, ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ए लगाने वालों, ठीक है, ध्यान से समझो पहले क्या बोल रहे हैं। अधिकतम 2 बार हेड आ सकता है, लेकिन अधिकतम से मतलब न्यूनतम थोड़ी बोला उन्होंने, ठीक है, ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। ओके, तो इसको अगर मैं छोड़ दूं, सिर्फ इसको छोड़ दूं मैं, तो बाकी सारे जगह पे अधिकतम बार जो है, बाकी 7 बार ऐसे है जहां अधिकतम जो है 2 बार ही टेल आ सकते थे। अब यहां तो 0 बार आया, मतलब मैक्सिमम 2 से कम ही है ना, 2 से कम है, मैक्सिमम 2 आ सकते, 2 बार हेड आना चाहिए, 1 बार भी चलेगा, 0 बार भी चलेगा, इसका ये मतलब होता है। ये समझो आप लोग, यहां 2 बार हेड आया, ठीक है, मैक्सिमम 2 बार अलाउड है, यहां पर मैं 3 बार आ गया, तो मैक्सिमम 2 चाहिए था, यहां अलाउड नहीं है, इसको छोड़ दो तो 7 ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है जहां पर मैं अधिकतम 2 बार हेड आ जाए, अधिकतम 2 बार, तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी 7/8 की। 7 बार ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है 8 में से जहां पर मैं अधिकतम 2 बार हेड आ जाए। समझा क्या? हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे, ये समझा क्या? कितने लोग हैं जिन लोगों को अभी भी नहीं समझा है? अगर समझ गए तो बता दो। चलिए मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। 3 सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के उछाले गए, आपको बताने की अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 2 बार टेल आने की संभावना कितनी है, पट आने की संभावना कितनी है? तो देखो अधिकतम 2 बार, तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, इसको छोड़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, 2 सिक्के उछाले गए अभी, अब हम क्या करते हैं, 2 सिक्के उछाले जाते, 2 सिक्के उछाले गए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। तो क्या बन सकता है, एक तो हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, दोनों में हेड टेल आ सकता है, टेल जो है टेल और हेड आ सकता है, या टेल और टेल आ सकता है। मुझे बताओ ऐसी कितनी संभावनाएं बनती है आप लोगों की जिसमें मैक्सिमम मैक्सिमम एक बार हेड आया हो, मैक्सिमम एक बार, मतलब 2 नहीं चलेगा, मैक्सिमम एक बार चलेगा आपका, मैक्सिमम। देखो मैं आपको बोलूं, आप में से गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, टेंशन ना लो। आपने अपने पति को बोला, वो पार्टी में गया था, आपने बोला कि देखो ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास शराब पीना तुम, उससे ज्यादा पिया ना तो घर में तुम्हारी झाड़ू से सुताई करूंगी, ऐसा आपने बोला अपने पति को। तो क्या आपने ये बोला अपने पति को कि भाई 1 गिलास पीकर ही आना? अगर वो बिना पिए आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, अरे वाह मेरा पति तो देव मानुस निकला, ठीक है, बिना पिए आ गया। तो अधिकतम 1 गिलास पीकर आने का ये मतलब नहीं है कि 1 गिलास पीकर ही आना है उसने, अधिकतम एक का मतलब ये हुआ कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक, नहीं पिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ गया होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर 2 सिक्के उछाले गए, इसमें अधिकतम अधिकतम एक बार हेड आने की संभावना कितनी है, तो देखो मैक्सिमम एक बार हेड आया चल जाएगा, इसमें भी मैक्सिमम एक बार हेड आया चल जाएगा, इसमें आया ही नहीं हेड तो मैक्सिमम एक से तो कम ही है, चल जाएगा। तो यहां पर में 3 बन गई आप लोगों की। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यार आप लोगों को ना मतलब यही सारा, ठीक है, दारू शराब गांजा ड्रग्स, ठीक है, यही सब के एग्जाम्पल दो तभी समझ में क्यों आते हैं आप लोगों को, ठीक है, नशेरी बढ़े क्या सारे क्लास में? देखो अब कितने अच्छे से समझ में आ गया, सब आंसर कर रहे हो, फट 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 आंसर कर रहे हो अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में 2 धनात्मक संख्याएं है जो 3:2 के अनुपात में है, 2 नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी बोल दिया गया 3:2 में है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया हुआ है 3 4 5 6, ये दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है जी। फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है, वो जो 2 नंबर है ना उनका सम निकालना है आपने। अब देखो यहां पर मैं इसको कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, एक जो है आपका फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने कभी इसका देखा हो एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है,
अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो जल्दी से सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर मैं ट्राई करेंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से ट्राई करते जाएंगे आप लोग। गुड। देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को यहाँ पर में दिया हुआ है, सिंपल सा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है, और दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, सेकंड नंबर। ये डायरेक्टली इसका ये फॉर्मूला है आप लोगों का। आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है क्या? एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना दिया है जल्दी मुझे बताओ। ये दिया हुआ है क्या, हाँ या ना? जल्दी बताइए मुझे, ये कितना दिया? एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है आपका 3 4 5 6, यहां पर में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू पहला नंबर और दूसरा नंबर। अब देखो आपका जो है ना, पहला नंबर और दूसरे नंबर का जो रेशियो है वो दिया है आपको 3:2। तो मैं पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर मान सकता हूं यहां पर में कि 3a है। ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं ना हम लोग, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, 3x भी ले सकते हो आप लोग, x ले लो, चलो 3x। और सेकंड नंबर जो हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा 2x। सिंपल सा रेशियो दिया है तो आप ऐसे कोई भी एक कांस्टेंट ले सकते हो, फिर बाद में हम वो नंबर निकाल लेंगे। तो 3x इंटू 2x ये हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 3x और सेकंड नंबर है आप लोगों का 2x। अब यहां पर में देखते हैं हम लोग 3 4 5 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये 6 हो जाएगा, 3 × 2 6, और x हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर हो गया आपका। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर में, पहले तो इसको यहाँ पर में इसको नीचे डाल देते हैं, मतलब 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कट करो, इसको 6 से कट करेंगे 30 बार, ठीक है, 30 को कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, बचा 4, 4 बचा, 4 और 5 को लेंगे आप लोग, ठीक है, तो 7 बार आप लोगों का कटने वाला है इधर में। ठीक है, 42 हो जाएगा, बचेगा 3, और फिर यहाँ पर में 6 से कट जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पर में, और ये हो जाएगा 6। तो आपका एक्स स्क्वायर कितना आने वाला है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आने वाला है 576। आप कर लेना उसको, ठीक है, 576 आने वाला है, आपको सिर्फ डिवाइड ही करना है उसमें। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर 576, 576। अब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 576 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 576 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होंगी? आप उधर में इसमें इसको डालिए, यहाँ पर में ये इसके स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 हो जाता। आपको तो पता ही है कि पॉजिटिव नंबर है तो माइनस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो x की वैल्यू आ गई 24। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया कि x की वैल्यू 24 आ गई? बट अभी यहां आंसर नहीं आया आप लोगों का। आपका आंसर यह आएगा कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्लस आपको बताना है कितना होगा। तो फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा यहां पर में 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना? तो x की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है, 24 आई है, 3 × 24 प्लस, ठीक है, 2 × 24, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए यहाँ पर में प्लस, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर में अगर आप 24 को कॉमन भी ले लोगे यहाँ पर में, तो 5 × 24 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 120। तो 120 इज द करेक्ट आंसर, 120। क्या ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग टेस्ट में करना चाहोगे आज? सिंपल सी बात है, अगर आप बोलो तो आज के टेस्ट में ये क्वेश्चन डाल देते हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल देते हैं। 1000 लाइक्स के बहुत पास में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल देंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे, सिंपल सा है। मैं आपको समझा देता हूं फिर से एक बार। देखिए यहाँ पर मैं बोला था दो पॉजिटिव नंबर है, 3:2 के रेशो में दिया है, तो हमने मान लिया कि 3x है पहला नंबर, दूसरा नंबर 2x है। एचसीएफ इंटू एलसीएम आपको दिया हुआ है 3 4 5 6। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों का, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई भी आपको अगर इसमें से कोई एक वैल्यू निकालनी है तो एचसीएफ और एलसीएम का जो है प्रोडक्ट आपको दिया हुआ था। पहला नंबर आपने यहां से ले लिया 3x, दूसरा नंबर 2x ले लिया, यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई, पूरा कैलकुलेट करने के बाद में x की वैल्यू। अब आपने पहला नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 24 तिया 72, ठीक है, और यहां पर में 24 दूनी 48। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से इसको कर सकते थे, कोई सच दिक्कत वाली बात नहीं थी आप लोगों की। ओके ओके, समझ में आ गया आप लोगों को?
अब देखिए यहां पर में क्वेश्चन है आप लोगों का, क्षेत्रफल, ठीक है, अगर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया इज, पेरीमीटर आपने निकालना है, परिमिति निकालना है आप लोगों ने। बहुत ही सिंपल सा जो है फ्रेंड्स, इसका इसका फॉर्मूला जो है वो तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, ध्यान से समझिए आप लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कितना होता है, इज इक्वल टू होता है आप लोगों का √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या हो गया यहां पर में आप लोगों का, ए हो गया आप लोगों का इसका ए, यहां पर में लेंथ तीनों साइड की सेम होंगी, समबाहु त्रिभुज है इसी का मतलब है, इक्विलेटरल है मतलब कि तीनों का सेम ही है ए, ठीक है, तो कोई भी एक ले लो आप, ए एक ही बात है। ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये वैल्यू आप लोगों को दी गई है, हाँ या ना, ये वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में कहीं तो भी, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, 400√3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां पर में √3, ये तो फॉर्मूला है जैसा का वैसा लिख रहे हैं हम लोग यहां पर में, इंटू ए स्क्वायर। क्या मैं यहां से √3 को काट सकता हूं दोनों जगह से, इक्वल टू में इधर में भी है और इधर में भी है, काट सकता हूं या नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप लोग, काट सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। ये हो गया आपका 400, अब ये जो 4 नीचे में था डिवाइड में, इसको हम इधर में भेज देंगे, इंटू मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, या 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर में 4 चौक हो जाएगा 16, 1600 हो जाएगा यहां पर में, ठीक है, 400 इंटू 4 1600, तो ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं हम लोग यहां पर में 1600 में, ठीक है। तो अब ए निगेटिव तो हो नहीं सकता, ए कोई भी लेंथ निगेटिव में नहीं होंगी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इसी वजह से ये आप लोगों का क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसकी वैल्यू, फिर आप लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे हम लोग, जल्दी बताइए आप लोग फास्ट। 40 आप लोगों का आंसर यहां पर में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, 40, ए आपका 40 आ गया। अब पेरीमीटर निकालनी है आपने, मतलब कि परिमिति, ये पूरा यहां से एंगल यहां से यहां तक, तो ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो बताओ परिमिति कितनी होगी, पेरीमीटर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, पेरीमीटर कितना होगा फास्ट, पेरीमीटर कितना होगा, आपको पता ही है कि यहां का आपको प्लस करना है बस, ठीक है, 3a होता है इसका, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू मतलब 40, मतलब 120 हो जाएगा ये, 120 जहां पर में भी दिया हुआ है ऑप्शन में लगा दीजिए, आंसर में लगा दिया आप लोगों ने आंसर में। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा आपके टेस्ट के अंदर में भी आज, ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट में भी मिल जाएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। 1000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। नाउ वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 512 को गुणा करने पर, सबसे छोटी संख्या आप लोग बताइए जिसमें आप 512 को गुणा करेंगे, ठीक है, कोई भी एक संख्या ऐसी हो जिसको 512 से गुणा करेंगे तो आपका जो है जो मिलेगा आपका वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि 512 को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, 512 को 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, 8 का क्यूब है ये, 512 जो है ना 8 का क्यूब है, 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, ये आप लोगों का हो गया 8 गुना 8 गुना 8। अगर मैं एक बार फिर से इसको 8 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये आप लोगों को नहीं लगता कि बेसिकली ये 2 8, ठीक है, और ये 2 8 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो ये क्या करेगा आप लोगों का एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, मल्टीप्लाई, अगर आप लोगों ने केवल 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने आप क्या करेगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको समझना है कि ये 8 4 बार हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए तो आंसर यहां पर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या मैं आप लोगों को ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूं, आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो सेम क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि अगर कोई 729 है, मुझे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, छोटी से छोटी संख्या, सेम लॉजिक लगाओ आप,
और मेरे को आंसर बताओ कमेंट करके। सेम लॉजिक मैं बोल रहा हूं आपको कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसे आप लोगों को हजारों क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे हमने प्रोवाइड कर दिए जो आपका समय बचाएंगे। देखिए कितना स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो, 99999 आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, 9 इसका आंसर। ठीक है, तो आपने क्या किया, कोई 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 कैलकुलेशन किया, कितने कितने लोगों ने बिना पेन पेपर के सॉल्व कर लिया ये वाला क्वेश्चन? कितने बच्चे जिन्होंने बिना पेन पेपर के सॉल्व किया, मुझे हाथ ऊपर करके बताओ। मैं फिर आपको समझाता हूं लॉजिक क्या है। एक्चुअल में आपकी यहां पर में हुई है प्रैक्टिस अभी के अभी, और जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहोगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। और इसी वजह से 5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस टीचिंग परीक्षा आपको प्रोवाइड कर रहा है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। बहुत सोच समझ के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केवीएस के लिए। ठीक है, कि भाई आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम के अंदर में जो है आप बाकी जो क्वेश्चन है उनमें समय इन्वेस्ट करो, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर में नहीं। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर लगा के आओ। समझ गए आप लोग? चलिए, तो जितने बच्चे जिनको कोई प्रैक्टिस करनी है वो यहां पर में कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, वो भी आप लोगों ने करने थे। कि ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। यदि एक बस 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है, हम देखिए बेसिक्स जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे और इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे आप लोगों के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है, तो आपको पता है कि स्पीड का क्या मतलब, स्पीड हो जाता है आप लोगों का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड मिल गई इसकी, तो आप लोग आराम से जो है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे आप लोग निकाल दोगे। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है, 180 किलोमीटर का, और कितने घंटे में, 3 घंटे में, मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है, स्पीड। अब आपको स्पीड मिल गई है, ठीक है, तो अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई ट्रेन चल रही है या कोई गाड़ी चल रही है, जो भी चल रही है, तो 5 घंटे में कितना वो ट्रेवल करेंगी? 5 घंटे में बताइए जल्दी से कितना ट्रेवल करेंगी 5 घंटे में 60 की स्पीड से? सिंपल सी बात हो जाएगी, 5 की स्पीड 60 की स्पीड से 300 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगी। 300 किलोमीटर, कुछ भी नहीं करना था। और मैं आपको बता दूं पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसमें, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको बताना पड़ रहा है, अदरवाइज इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ती है। और ये ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर आज। ओके, तो आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चंस जो है और इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो आप लोग, तो आपको बता दूं कि केवीएस प्लस एनवीएस का कोर्स जो आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के, ठीक है, आपको सबको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को डाल दिए, टारगेट फाइनल सिलेक्शन इस फोल्डर के अंदर में। ओके, तो अगर आप टीयर 1 लेना चाहते हो तो आज आप लोगों के लिए जो है केवल 1499 का मिल जाएगा, आपको 1000 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। केवीएस 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है, 2799 वाला जो टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस पीआरटी का जो कोर्स है वो केवल 1799 में मिल जाएगा आपको। और टीयर 1 प्लस टीयर 2 और इंटरव्यू टीजीटी के साथ में 1999 में मिल जाएगा। 3000 का कोर्स आपको बहुत ही कम प्राइस में आज के लिए केवीएस 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है आप लोगों ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, चलिए, तो मुझे लगता है कि कुछ जो है क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर रीजनिंग के भी देख लेने चाहिए। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब मेरे साथ साथ में आप लोग करते जाइए। यहाँ पर में ए बी से लंबा है जो सी से छोटा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर में, ए जो है वो बी से लंबा है। ए जो है ए ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से लंबा है। ठीक है, ए बी से लंबा है जो सी से छोटा है। ठीक है, मतलब बी जो है वो क्या है आप लोगों का, सी से छोटा है। तो बी जो है वो सी से, ठीक है, सी से छोटा है इस तरीके से। सी जो है वो ए से छोटा है। यहां पर मैं आप लोग देखोगे सी जो है वो ए से छोटा है। सी जो है ए बड़ा है और सी छोटा है। अब इन तीनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन मेरे को बना के बताइए, बाकी बाद में आपको बताता हूं। मुझे पहले आप ये कॉम्बिनेशन बना के बताएंगे, सभी के सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, इतने ये कॉम्बिनेशन से मुझे बना के बताइए तीनों का। तो ए बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से छोटा है, मतलब सी बड़ा है, और ए जो है वो सी से बड़ा है। तो अगर मैं यहां पर मैं इसको कॉम्बिनेशन को बनाऊं तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा बन जाएगा यहां पर मैं आप लोगों का कि ए इज ग्रेटर देन सी
इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए ए जो है वो बी से बड़ा है और ए जो है वो सी से भी बड़ा है और सी जो है वो बी से बड़ा है, तो सी बीच में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक ये बन गया आप लोगों का, मैं यहां लिख देता हूं इसको, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी। अब जो बीच में बच गया उसको देख लेते हैं हम। डी ई से लंबा है, ठीक है, डी जो है वो ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। ठीक है, बी से छोटा है, बी से छोटा है मतलब बी बड़ा है ज्यादा। तो क्या मैं इस पूरे के पूरे बी को यहां उठा के रख सकता हूं, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताओ बस। क्या मैं इस बी को यहां उठा के रख सकता हूं? थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए लिखने के लिए। यहां पर मैं क्या बोला है आप लोगों को, ठीक है, कि डी जो है वो ई से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो इस बी को उठाया हमने यहां से, इस बी को हमने यहां से उठाया और यहां रख दिया, तो इसके साथ साथ में इसके पिछलग्गू भी यही आ जाएंगे। तो बी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन ई। देखो पूरा का पूरा ये बन गया आपका। इजी होता है ये, आपको समझाने की कोशिश करो इस वजह से यहां पर मैं समय लग रहा है, अदरवाइज बहुत इजी है। थैंक यू वेरी मच फॉर 1000+ लाइक्स। जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा ए है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कितने लोगों का सही हुआ है? कितने लोगों का सही हुआ है हाथ ऊपर करके बता दो मुझे। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ठीक है, डी और ई। चलिए बिल्कुल, देखिए यहां पर मैं बच्चे ने बोला भी है कि काजल मैम ने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है, अब हलवा लग रहा है। बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस ही तो करवानी, प्रैक्टिस ही तो करनी है आप लोगों ने। ठीक है सर, अब कंटिन्यू रखिएगा प्लीज क्लास को। मैंने आपसे कहा भी है कि जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, अभी भी मैं कह रहा हूं जो बच्चे बाद में भी देख रहे हैं उन लोगों ने भी क्या करना है, शेयर करते रहना है क्लास को। देखिए रोमन संख्याओं में एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको समझना है तो इसको प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। रोमन संख्याओं में सी सी एक्स सी किस को दर्शाता है? बताइए कौन सा नंबर दर्शाता है यहाँ पर में। देखिए सी का मतलब जो है ना, सिंपल से मतलब मैं बता दूं, एक्स का मतलब होता है 10। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, एक्स का मतलब होता है 10। ओके, किसी भी इसके अंदर में एक्स का मतलब हो गया 10। ओके, और आपका एल का मतलब होता है, ठीक है, एल का मतलब होता है 50 और सी का मतलब होता है 100। ओके, तो इस केस के अंदर में आप लोग देखो क्या होगा, ये सी और सी 2 बार है मतलब 200 हो गए। लेकिन यहां पर मैं आप समझिएगा कि सी से पहले 10 आया है। रोमन नंबर कैसे लिखते हैं वो सिखा रहा हूं आपको। सी से पहले आया है, अगर सी के बाद आता तो हम ऐड करते, अगर सी से पहले आ गया है मतलब कि 100 से पहले 10 आया है, तो उसका बोलने का मतलब यह है कि इसमें से माइनस करो। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 90 ही होगा केवल। क्यों? क्योंकि 100 में से 10 को माइनस करना है बोल रही है, इसका ये मतलब होता है। तो इसको आपको 90 ही काउंट करना पड़ेगा, इसको पूरा मिला के 90। तो 90, ये 2 हो गए थे 200 और ये 90 मतलब 290। कोई इशू नहीं, मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, इसका आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, मैंने आपको बताया एक्स एल सी, ये समझ में आया आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया तो बताओ ये मुझे जल्दी जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज? अब यहां पर मैं आप लोग देखो दूसरा क्वेश्चन एक और, ये क्वेश्चन देखो आप, मैं फिर से यहां लिख देता हूं आप लोगों का। ठीक है, देखो इसका मतलब तो 1 होता है, ठीक है, इसका मतलब 5 होता है, ठीक है, और x का मतलब जो है आप लोगों का हो जाएगा 10। ठीक है, l का मतलब मैंने आपको बताया 50। ठीक है, और c का मतलब 100। अभी फिलहाल में इतना याद रखिए, आगे में भी और बताऊंगा आप लोगों को। ओके, तो अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, c और c यहां पर में है, फिर से ये हो जाएंगे 200, 100 और 100 200 हो जाएंगे। x से पहले l है तो माइनस करना है। देखो x के अगर बाद होता आप लोगों का तो क्या करना होता, लेकिन अब ध्यान से समझिएगा आप लोग कि L जो है वो आप लोगों का क्या होता है, L जो है वो बड़ा होता है, 50 होता है। ठीक है, और उसके बाद में 10 आया है आप लोगों का, तो आपको प्लस करना है इसमें। अगर यहां पर मैं ऐसा होता सी सी, ठीक है, एक्स एल, तो आंसर क्या होता है ये आप मुझे बताइए। लेकिन यहां पर मैं बड़ा पहले आया है, छोटा बाद में आया है, छोटा वाला जो है बाद में आया है, तो आपने प्लस करना है। ठीक है, जैसे आपने यहां पर में प्लस किया है वैसे यहां पर में प्लस करना है। ठीक है, तो यहां पर में भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे इसके अंदर में। ओके, तो सी सी एल एक्स, ठीक है, तो मतलब 50 और फिर 10, तो 50 और 10 ये हो जाएगा आपका 260। मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा आपका, जल्दी से सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए।
सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर मैं, ये तो हो गया 200, लेकिन यहां पर मैं एल से पहले छोटा वाला आ गया, मतलब 50 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि छोटा वाला पहले आ गया 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा, ये पूरा दोनों मिला के, तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, ये 240 हो गया। जितने भी बच्चों ने आंसर लगा दिया बहुत बढ़िया, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें याद होंगी। मैं इससे भी टफ वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, और आपको बता दूं कि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। जैसे कि अगर ये एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में करवाने भी वाला हूं। देखिए ये वाला रोमन अंकों में आपको जो है क्रम में लिखना है, घटते क्रम में, तो आपको हर एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप घटते क्रम में लिख पाओगे। हर एक की वैल्यू पता होगी जब आप निकाल पाओगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया अगर, तो आप लोग जो है बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। आप चाहते हो ना केवीएस क्लियर हो जाए आप लोगों का, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। देखिए यहां पर मैं आपसे बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है वहां कौन सी आकृति आ सकती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। और जो भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, आज आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आप सभी लोग, ठीक है, केवीएस जो है 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा उससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो निम्न, और एक और चीज, केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाना, वहां ओएमआर शीट भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। यहाँ देखिए आपने क्या किया है, ये जो नीचे वाला है ना, ठीक है, इसको उल्टा करके यहाँ लिख दिया, रिवर्स करके यहाँ लिख दिया। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर मैं भी रिवर्स करके यहाँ पर मैं डाल दिया, उल्टा करके रिवर्स करके। यहाँ पर मैं भी देखिए नीचे की तरफ में देख रहा था, इसको ऊपर की तरफ में कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर इसको भी लेते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पर मैं ऑप्शन को बाद में देखेंगे अपन, इस तरीके से कुछ तो भी बनना चाहिए। अब इधर को क्या आएगा वो बात की बात है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ में जो छोटा दिखा रहा है ये तो आंसर नहीं हो सकता, नीचे की तरफ होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ छोटा दिखा रहा है। एक ही बच गया आपका सी। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया था, हाथ ऊपर करके बताओ मुझे जल्दी से, कितने लोगों ने सी आंसर लगाया था? ओके, चलिए गुड। ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स आंसर लगाते रहेंगे, और जो है एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर में बेस्ड, आपका एनालॉजी के ऊपर में बेस्ड, इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब इसको आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, पहला, सबसे पहली चीज तो मेरे माइंड में ये आया इसको देखते हुए कि भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, -3 कर दूं, मतलब 31 इंटू 3 ये हो जाता है 93। इसमें से -3 करूंगा क्योंकि 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो 90 आता है। क्या ये रूल लग रहा है यहाँ पर में? मतलब स्वाभाविक रूप से आता है ये। ठीक है, अब 43 इंटू 3 करके देखते हैं। 43 इंटू 3 होता है 129। ठीक है, और 3 से ही मल्टीप्लाई किया था तो -3 करके देख लेते हैं, 126 दिया है क्या? जी हाँ दिया हुआ है, तो आंसर आपका आ गया। और ये कैसे आता है, लॉजिक्स कैसे डेवलप होते हैं पता है आप लोगों को? ये लॉजिक डेवलप होते हैं प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये लॉजिक्स डेवलप होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो लॉजिक डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा आप लोगों को इतने सारे जो है यहां पर मैं क्वेश्चंस दे रहा है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, चलो मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं यहां पर मैं, मुझे आप लोग बताइए यहां पर मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बताना है मुझे यहां पर। ठीक है, 16 को अगर मैं 64 लिख सकता हूं, ठीक है, तो सेम वे में, सेम कंडीशन के अंदर में, ठीक है, मैं 21 को क्या लिख सकता हूं, ये मुझे आप लोग बताइए कमेंट करके। सेम लॉजिक के अंदर में, जो भी लॉजिक यहां लग रहा होगा वो लॉजिक वहां लगा देना आप लोगों ने। 60 लिख सकता हूं, यहां पर मैं 60 है। ठीक है, 16 को अगर 60 लिख सकता हूं मैं, तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये मुझे बताइएगा आप लोग। ये वाला क्वेश्चन ऐसे है आपका, लॉजिक समझिए आप लोग। मैंने किया यहाँ पर, मैं 16 को 60 लिख सकता हूँ तो 21 को क्या लिख सकते हैं, ये आप लोग आंसर मुझे कमेंट के अंदर में बताएंगे। ठीक है, और
साथ ही साथ अब जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा एक फाइनल आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट की टियर 1 का कंप्लीट आप लोग ले सकते हो आज 1499 के अंदर में, कल से ये 2499 का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में आप लोगों में से कई सारे बच्चे अनबिग रह जाएंगे इससे लेने से। ठीक है, या फिर ज्यादा पैसे उनको देने पड़ेंगे क्योंकि पेपर तो क्लियर होगा टीचिंग परीक्षा से, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में टियर 1 प्लस टियर 2 अगर आप लेना चाहते हो केवल 300 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप टियर 1 प्लस टियर 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस भी ले सकते हो। ठीक है, केवल 300 रुपीज एक्स्ट्रा देकर। ठीक है, केवीएस 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना आप लोगों ने। टियर 1 प्लस टियर 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस अगर आप चाहते हो, ठीक है, टीजीटी के लिए, तो आप यहाँ पर में 1999 के अंदर में मतलब 1000 रुपए ऑफ के साथ में आप लोग ले सकते हो। केवीएस 1000 इस कूपन कोड का आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेना है। और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि आप क्या कीजिए, केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे में लिंक भी दी गई है, प्लीज टीम लिंक भी दे दीजिएगा इनको। टीचिंग परीक्षा ये सर्च करिएगा आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें ज्वाइन हो जाना है सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में। यहां पर में बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। अब बारी आती है टेस्ट की, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि टेस्ट आप लोगों की अपलोड कर दी गई है। टेस्ट के लिए आपको कहा जाना है, टेस्ट अभी देने के लिए आपको जाना है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से। उसमें आप जाओगे किसी भी केवीएस के कोर्स में, केवीएस का कोर्स में जाइए आप, उसमें सबसे ऊपर में, ठीक है, सबसे ऊपर में ही हम कंटेंट में आपके लिए इसको रख देंगे, ओपन रख देंगे ताकि सारे लोग दे पाए, सभी के सभी लोग, आप में से सारे लोग दे पाए। ठीक है, ये टेस्ट को, और वहीं पे मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा इसकी। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं टेस्ट देना, अपना स्कोर बताना है आप लोगों ने, और जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही मैं सेशंस आप लोगों के लिए लेता रहूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही सेशंस लेते रहे, वो मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा आप लोग, ताकि और ज्यादा हम लोग सेशंस यहाँ पर में ले सके। ठीक है, तो जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर में आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा हम लोग आप लोगों के लिए सेशंस लेते रहेंगे। तो केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना आप लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर में। ओके, और कोई भी दिक्कत आ रही हो परचेस करने में तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करोगे, एक नंबर है 9697888444, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। ये ना लगे तो 7611101101, इस पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए अगर कॉल ना लगे तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, उनको टीचिंग परीक्षा के कोर्स से जुड़ना है, तो सभी का भरोसा है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आपका स्कोर कितना है ये मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी मुझे बताएंगे आप सभी की इसका आंसर क्या होने वाला है। और एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, HDMI का फुल फॉर्म आप लिख देंगे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके, इसके अलावा आपको मुझे बताना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है साइट्स, रामसर साइट्स कहां पर में है। ओजोन डे कब मनाया जाता है ये भी कमेंट में लिख देंगे, ओजोन डे कब मनाया जाता है ये भी कमेंट के अंदर में लिख दीजिएगा आप लोग, ओजोन डे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं। आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं बने हुए हैं, BPSC, TRE, DSSB, CTET। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप BPSC AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।